चलें सर, हमने कहा पिछली क्लास में जो हमने आई सर्टिफिकेट स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था सर इम्पेयरमेंट का मतलब वन वर्ड में अगर आपसे पूछूं तो क्या होता है? एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में, एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी हो जाना, उसको हम प्यार से क्या कहते हैं? इम्पेयरमेंट। हमने कहा सर एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी को कहते हैं अगर इम्पेयरमेंट, तो इम्पेयरमेंट कब होती है? जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाती है। किससे? रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन। सर फेयर वैल्यू क्या होती है? हमने कहा सर फेयर वैल्यू में दो चीजें आती हैं। पहली चीज बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट, दूसरी चीज मार्केट वैल्यू। सर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की एग्जांपल दी थी, कौन सी? PIA और एमिरेट्स, है ना सर, कि जिसमें हम वादा कर लेते हैं कि तुम ये जहाज हमें ही बेचोगे, इतने टाइम के बाद बेचोगे। अच्छा सर, फिर दूसरी चीज क्या होती है? हमने कहा मार्केट वैल्यू। अगर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट नहीं है तो अगली चीज क्या लेंगे? मार्केट वैल्यू। ऐसा ही है? यस सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, मजीद आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था? जल्दी बताओ। हमने पढ़ा था सर आगे बढ़ते हुए, हमने पढ़ा था कि सर हमारे पास कॉस्ट टू सेल में इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? इजाफी, वो कॉस्ट जो एसेट को बेचने के लिए जरूरी हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग और डिसमेंटलिंग बाय डिफॉल्ट। अगर उसने हमें बता दिया सवाल में कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑलरेडी एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज है तो क्या कंसीडर करेंगे? नो सर। सर फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे। और क्या पढ़ा था हमने? जल्दी बताएं। हमने पढ़ा था सर कि हमारे पास इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट होते हैं। इंडिकेटर्स, हम क्या इम्पेयरमेंट हर साल करते हैं? नो सर। हमने कहा इम्पेयरमेंट कब होती है? हमने कहा इम्पेयरमेंट होती है जब इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जल्दी बताएं। कि बताए कि एसेट में इंपेयर हो रहा हूं। हमने कहा एक होता है इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर एग्जांपल दें। ऐसे हम डिसकंटिन्यू कर रहे हो प्रोडक्शन। तीसरा डैमेज। चौथा रीस्ट्रक्चरिंग। हमने कहा सर ये चार चीजें हमने कहा थी। इंटरनली एसेट के कंपनी के अंदर से आवाजें आ रही थी कि भाई एसेट को क्या कर दो? इम्पेयर। हमने कहा सर इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है? ये इंडिकेटर्स क्या बताते हैं? या तो फेयर वैल्यू में कमी आ गई या तो वैल्यू इन यूज में कमी आ गई। सर फेयर वैल्यू में कमी और वैल्यू इन यूज में कमी से क्या मतलब है? एग्जांपल देता है। हमने कहा अगर हम प्रोडक्ट की डिसकंटिन्यू कर लें तो जो प्रोडक्ट की मशीन है उसकी वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? जीरो। वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? अब हम उसको इस्तेमाल करके बेनिफिट नहीं ले सकते। ऐसा ही था सर। इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट डैमेज हो गया है तो फेयर वैल्यू भी कम और वैल्यू इन यूज भी कम। चलें सर अब हम बढ़ेंगे मजीद आगे। सर हम बढ़ेंगे मजीद आगे और शदीद आगे, और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हम क्या करेंगे? हम मजीद आगे और शदीद आगे बढ़ते हुए हैंड और दे देता हूँ, रुक जा। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज। सर क्या होती है ये वैल्यू इन यूज? हमने कहा एसेट को इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू इन यूज। इस्तेमाल करने के बेनिफिट। इस्तेमाल करने के बेनिफिट। सर ये कैसे निकलते हैं? अब इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा। कितने लोगों के फादर बिजनेसमैन हैं? माशाल्लाह। सर जिनके फादर बिजनेसमैन है, किसी कोई भी बिजनेसमैन, आप उससे पूछिए कि बिजनेस के लिए व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्रॉफिट और कैश फ्लो? तो वो कहेंगे कैश फ्लो। क्यों? हमने कहा सर देखें प्रॉफिट बहुत हो, कैश फ्लो ना हो तो अल्टीमेटली बिजनेस वाइंड अप होगा।
प्रॉफिट बहुत है, आपको पैसे ही नहीं मिलते, कैश ही आपके पास नहीं होता। तो सर याद रखें, जितने भी स्टार्टअप हैं, वो स्टार्टअप जैसे आजकल कल्चर चल रहा है वो चलते इसी बेस पर है। एग्जाम्पल देता हूँ, करीम, किसकी बात कर रहा हूँ? करीम। सर करीम की अब सुनिएगा, करीम के जो ऑनर्स हैं वो मेरा एक क्लाइंट है, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मेरा क्लाइंट भी उसी मॉडल पे अब काम कर रहा है। क्या काम करता है वो? काम इस पे मॉडल पे कर रहे हैं। वो कहते हैं भैया देखो, हमारे पास एक आइडिया था, उस आइडिया से हम एक बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस को सेल्स वाइज, रेवेन्यू वाइज बहुत बड़ा कर लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हो ना हो। करीम ने क्या किया सर? करीम जब आया, उबर जब आया, फूड पांडा जब आया, इनका एक ही मॉडल था। इनका मॉडल होता है पहले इतने बड़े हाथी बन जाओ, लोगों को अपनी आदत डलवा दो, और जब उनको हमारी आदत हो जाए उसके बाद प्राइस इंक्रीज कर दो, है ना सर? यही मॉडल था। वैसे ही डिस्काउंट दिए। लोगों ने कहा भाई रक्षे के पैसे में हम तो एसी वाली गाड़ी में जा रहे हैं, है ना सर? अब लोगों को मज़े लग गए। जब लोगों को मज़े लग गए कि भाई एसी वाली गाड़ियों के, इसके बाद इन्होंने कहा आप प्राइस क्या कर देंगे? इंक्रीज। अब सुनना सर, इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि सर जब ये करीम ने लोगों को अपनी आदत कर दी, उन्होंने ये बता दिया कि देखो भाई हमारा अब जो है ना मंथली रेवेन्यू हो गया 50 करोड़, 50 करोड़ मंथली रेवेन्यू हुआ है, और हमारे खर्चे 70 करोड़, हर महीने हम 20 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने उबर को कहा कि उबर भाई आप ये बिज़नेस हमसे खरीदें, अब आपके ऊपर ये जो कॉस्ट है ये हमारी 70 करोड़ है, रेवेन्यू 50 करोड़ है, हम तो सस्ते में चला रहे थे, हम तो इसको ग्रो कर रहे थे, आप लोगों को आदत लग गई है, आप इसको 50 से बढ़ा के 90 करोड़ के कर दें रेवेन्यू। आप एकदम से रेट जो है करीम गो के रेट जो है पता नहीं कितने रुपए, 10 रुपये किलोमीटर से आप कर दें 20 रुपये, है ना? आवाम को आदत लग गई है। तो ये काम किया उन्होंने। तो अब मॉडल ऐसा ही है कि स्टार्टअप कहते हैं शुरू में रेवेन्यू बढ़ाओ, कॉस्ट भी बढ़ाओ, पीछे से कैपिटल लेते जाओ, कैश फ्लो कम ना हो, बिजनेस चले फिर बेच दो, है ना सर? तो दुनिया भर में ये कॉन्सेप्ट आया। तो अब इस कॉन्सेप्ट ने सिखा दिया कि बिजनेस बेशक प्रॉफिट में ना हो, कैश होना चाहिए, चलता है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये शुरू में बड़े बड़े कैश जनरेट करते हैं। कैसे? इन्वेस्टमेंट लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे, फलानी यूएस की जो है ना कंपनी ने इस बिजनेस को इतने की कैपिटल दे दिया, इतने मिलियंस का। वो होता ही क्यों है? कैश दो, बिजनेस को बड़ा करो, ग्रो करो। तो वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट भी बेस करता है कैश फ्लोस पे। किस पे बेस्ड करता है? व्हाट डू वी मीन बाय कैश फ्लोस? सर कैश फ्लोस का मतलब यही है कि बिजनेस को चलाने के लिए जो हमें कैश चाहिए। सही है सर? अब ये कहता है, वैल्यू इन यूज कहती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस डिस्काउंटेड एट प्री टैक्स रेट। अब इसको समझेंगे। इसने कहा देखो भैया वैल्यू इन यूज निकालनी है, प्रॉफिट को मारो गोली, किसकी तरफ जाओगे? कैश फ्लो। कैश कहां से आ रहा है? कैश तो आए सर। अब हम आए और हमने कहा भैया कैश कहां से आ रहा है, उसकी तरफ हम जाएंगे। सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। हमने कहा इधर देख लें। पहले इसको आसान अल्फाज में समझाऊंगा, फिर इंक्लूड और एक्सक्लूड। IAS 36 ने हमें कहा यार कुछ कैश फ्लोस को आप इंक्लूड करेंगे, कुछ को एक्सक्लूड करेंगे। हमने कहा अच्छा भाई किसको इंक्लूड करें किसको एक्सक्लूड, तो सुनिएगा। कहा आप इंक्लूड करेंगे यूज वाले कैश फ्लोस। अब सर ये यूज वाले कैश फ्लोस कौन से होंगे? एसेट से यूज वाले कैश फ्लोस मैं बताता हूं। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई एसेट यूज कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट की सेल्स होगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर जो कॉस्ट आ रही है। दूसरे कौन से कैश फ्लोज इंक्लूड करेंगे? डिस्पोजल कैश फ्लोस। सर डिस्पोजल कैश फ्लोज का मतलब क्या है? वो कैश फ्लो जो एसेट को डिस्पोज करने के वक्त आपके पास आएंगे। रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा है डेप्रिसिएशन में, क्या होती है? जब हम एसेट को बेचते हैं तो वो वैल्यू जो कि हमने कहा हमें मिलेगी, वो भी तो एक तरह से कैश फ्लो ही है ना। हमारे पास कैश आएगा ना, कैश फ्लो मतलब क्या है? कैश आएगा। तो डिस्पोजल के टाइम पे हमने कहा यार जो कैश फ्लो जाएंगे वो कौन से होंगे?
हमने कहा एक तो आएगा इनफ्लो, वो कौन सा है? सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, है ना, रेजिडुअल वैल्यू। और दूसरा क्या है? आउटफ्लो। एक कैश जाएगा, वो कैश कौन सा जाएगा? उस जाने वाले कैश को हम क्या कहेंगे? डिसमेंटलिंग कॉस्ट आएगी और अदर डिस्पोजल कॉस्ट, है ना। डिस्पोजल कॉस्ट कोई भी हो, क्या होगी? अदर तरह के डिस्पोजल कॉस्ट। हमने कहा डिस्पोजल करने के टाइम पे हमारा कोई बंदे ने सुपरवाइज किया, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये हो गए, इसने कहा एक तो यूज के कैश फ्लोज लोगे और दूसरे कौन से लोगे? डिस्पोजल के। हमने कहा अच्छा भाई कौन से कैश फ्लोज नहीं लेने? उसने कहा मैं बताता हूं कौन से कैश फ्लोज नहीं लेने। पहला कैश फ्लो उसने कहा जो आपने नहीं लेना वो है इंटरेस्ट एंड लोन कैश फ्लोज। अब इसको जरा समझना मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है। सर व्हाट डू वी मीन बाय इंटरेस्ट एंड लोन कैश फ्लोज? सर देखें, मेरे पास मुझे एसेट चाहिए था, एसेट को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे, तो मैंने क्या किया? लोन लिया एसेट को खरीदने के लिए। अब एसेट खरीद रहा है, चल रहा है, लोन की भी रीपेमेंट हो रही है, और लोन बैंक आपको देगा तो फ्री में देगा, इंटरेस्ट लेता है ना बैंक तो किसी भी चीज पे। तो वो कैश फ्लोज है। स्टैंडर्ड ने कहा ये दोनों कैश फ्लोज आपको कंसिडर, क्योंकि इससे एसेट की परफॉर्मेंस का ताल्लुक नहीं है। एसेट की देखो सेल से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, इनफ्लो से, आउटफ्लो से एसेट की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है। लेकिन क्यों ताल्लुक है भाई? एसेट अच्छा चलेगा सेल ज्यादा होगी, सही है। एसेट बुरा चलेगा कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी। इसी तरीके से इनफ्लो आउटफ्लो, रेजिडुअल वैल्यू, एसेट की कंडीशन अच्छी होगी तो इनफ्लो रेजिडुअल वैल्यू अच्छी आएगी, है ना सर। ये सब चीजें। इंटरेस्ट और लोन का कंपनी के कंगला होने से ताल्लुक है। इंटरेस्ट और लोन का कंपनी के कंगला होने से ताल्लुक है, एसेट से ताल्लुक नहीं है। दूसरा कहा कौन सा कैश फ्लो नहीं लेने? टैक्स कैश फ्लोज। बोला पहले इंटरेस्ट और लोन का मैंने कहा ऐसे कंपनी के कंगला होने से ताल्लुक है, एसेट की परफॉर्मेंस से ताल्लुक। आप कैश पे ले लेते तो ये कैश फ्लोज आते ही नहीं ना, तो बोला इनको आपको कंसिडर नहीं करना। अगली चीज, आपको टैक्स कैश फ्लोज कंसिडर नहीं करने। टैक्स के कैश फ्लो क्यों कंसिडर नहीं करने? तुक्का लगाओ, लॉजिक। सर कैश फ्लो होता है कैश आना जाना, कैश फ्लो कहते हैं कैश का आना और कैश का जाना। तो क्या हो गया? आप आने वाले कैश फ्लोज को भी कंसिडर करते हो, जाने वालों को भी। सर टैक्स का ताल्लुक भी डायरेक्टली एसेट की परफॉर्मेंस से नहीं होता, किससे होता है? प्रॉफिट से, हुकूमत की पॉलिसी से। पाकिस्तान में आप ये मार्कर बनाएं, प्रॉफिट आएगा कंपनी को टैक्स देना है। यूएई में आप ये मार्केट बनाएं, प्रॉफिट आएगा कंपनी को टैक्स नहीं देना। तो इसका मतलब क्या है? एसेट की, मशीन की जिसकी इंपेयरमेंट करने, उसकी परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं है। किससे ताल्लुक है? हमने कहा सर प्रॉफिट से ताल्लुक है। किससे ताल्लुक है? प्रॉफिट से। इंटरेस्ट इन लोन कैश फ्लोज और टैक्स कैश फ्लोज ये कंसिडर नहीं करने। तीसरे कौन से कैश फ्लोज नहीं करने? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सर ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? हाँ नहीं सर, नॉर्मल मेंटेनेंस तो है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मैंने IAS 16 की क्लासेस में बेसिक्स में बताया था, क्या था? जो लाइफ कैपेसिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कैश फ्लोज होते हैं उनको कंसीडर क्यों नहीं करना? क्योंकि इंपेयरमेंट टेस्टिंग हम करते हैं ना, तो एसेट आज जैसा है ना उसकी बात करना है। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी शादी हो रही है और तुम ठीक ठाक मोटे हो, लड़की वाले देखने आए, भाई ठीक ठाक मोटा है, सही है, या ये ठीक ठाक काला है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बाद में मैं पतला हो जाऊंगा। आप ये नहीं कह सकते कि बाद में मैं इंजेक्शन लगा लूंगा गोरे होने के, सही है। आप बोल रहे हो आज जो है ना लड़की वाले उसी पोजीशन में आपको एवेल्युएट करेंगे। आपके सीए के, अल्लाह ना करे आपके किसी के सीए के पेपर ही नहीं निकले, लड़के वाले कह रहे नहीं नहीं, लड़के वाले कह रहे नहीं यार ये तो उसका शादी नहीं हुई ना, शादी होगी रिस्क पड़ेगा सीए के पेपर निकल जाएंगे। लड़की वाले बोलेंगे भाई आज की पोजीशन में देखते हैं
तो जब हम इंपेयरमेंट करते हैं वो भी किस में देखते हैं, आज की पोजीशन में एसिड जैसा है उस बेस पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो। ये कैश फ्लो जो है, मतलब ये जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पे कैश हमारा जाएगा तो एसिड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कैश आएगा। भाई देखे ना, खर्चा करेंगे, एसिड को हमने एक पार्ट चेंज कर दिया, उस पार्ट की वजह से पहले 1 घंटे में 60 यूनिट बनते थे, अब 1 घंटे में 80 यूनिट बन रहे हैं। तो ये फ्यूचर का कैश फ्लो है, इसको कंसिडर नहीं करना। आखिरी चीज, कैश फ्लोज पर्टेनिंग टू पास्ट एक्सपेंसेस। इसके आगे लिख लो एप्रीकॉट। कौन सा सवाल लिखवा रहा हूं, ये हमें वहां पर समझ में आएगा। जल्दी से ये कॉपी करो, अभी आपको इतना क्लियर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही हम अब पहला सवाल करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉपी करो फिर आगे बढ़ेंगे मेरा बच्चा, ये कॉपी करोगे फिर आगे बढ़ेंगे। कैश फ्लो क्या होता है, कैश का आना और कैश का जाना। एक मासूमाना सवाल पूछूं आपसे, मुझे बताएं कि सर क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है? डेप्रिसिएशन की सूरत में कैश कंपनी के पास आता है या जाता है? कुछ भी नहीं होता। एसिड खरीदा उस टाइम पे कैश चला गया, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो ही नहीं है। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, या तो कैश आए या तो कैश जाए। ठीक है सर। अच्छा एक बात फिर रिपीट करना, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईए नहीं पढ़ा और इंटर कॉमर्स पढ़ा है। इंटर कॉमर्स, कितने बच्चे ऐसे जो इंटर कॉमर्स वाले हैं जिन्होंने आईए नहीं किया? सही है, बिल सिर्फ ऑनलाइन वालों आप में से। नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चों आप में से कितने ऐसे कोई है जिसने आईए पढ़ाई नहीं है? देखें सर, मैं ये इसलिए कह रहा हूं मेरा बच्चा कि सर जो बच्चे ऐसे हो ना वो शर्माए बगैर सवाल पूछ ले। अब जैसे एक बच्चे ने मुझसे ऑनलाइन में सवाल पूछा, सर व्हाट इज़ कैश फ्लो, तो जिन्होंने आईए पढ़ा था उनको तो अंदाज़ा होगा व्हाट इज़ कैश फ्लो, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा तो पूछ लें इस किस्म के सवालात। सही है सर। इस दफ़ा हालांकि आपके बेसिक्स बने हुए इंटर कॉमर्स वाले बच्चों, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ऐसे बच्चे होंगे जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग इतने नहीं होंगे, इंटर कॉमर्स उन्होंने आईए नहीं पढ़ा हुआ होगा, वो सवाल पूछ सकते हैं। आप यकीन मानिए अगली 3-4 क्लासों के बाद आप बिल्कुल बराबर हैं आईए वालों के। फिर आप हंसेंगे तुमने आईए क्यों भरा, उसकी फ़ीस क्यों पे की। आए है ना सर। बच्चों को फिर अफसोस होगा कि यार आईए चले सर बढ़े आगे। सर ये अच्छे से करना है, सिर्फ 2 तरह के कैश फ्लोस लेने और 4 तरह के कैश फ्लोस। कौन से 2 तरह के कैश फ्लोस लेने? यूज और डिस्पोजल। कौन से 4 तरह के नहीं लेने? इंटरेस्ट और लोन, टैक्स, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और कैश फ्लोस पर्टेनिंग टू पास्ट एक्सपेंसेस। क्या हम यहां तक क्लियर हैं? वो भी क्रिस्टल वाले। जी बेटा, 4th नहीं बताऊंगा अभी, 4th तो मैंने समझा ही नहीं, मैंने कहा ये मैं बाद में बताऊंगा, है ना सर। कुछ चीजें सवाल के साथ समझेंगे तो हमें समझ में आएंगी, अभी क्योंकि आपको समझ में उतने अच्छे से नहीं आएंगी। आए सर, अब अगला जो हम सवाल करेंगे ना तो उसमें इंशाल्लाह आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हैंड आउट किस किस भाई या बहन के पास नहीं है? कौन है भाई जिनके पास नहीं है? अभी आपको मिल जाएगा। फिर पानी भी ला देना बच्चा।
चले सर अब आ जाएं हैंड आउट के पेज नंबर 5 पे। फिर हाथ उठाएं किस किस के पास नहीं है हैंड आउट। हैंड आउट के पेज नंबर 5 पे आप लोग आएंगे। नहीं बेटा, ये जिनके पास हैंड आउट नहीं है लिमिटेड पेज नंबर 5 साल का बेटा, वो बच्चे जो कि रिकॉर्डिंग देख रहे हैं खाली और उनके पास हैंड आउट या वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो ये मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे और इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी हो जाएंगे, आपको हैंड आउट भी मिल जाएगा। चलें सर, अब हम आ रहे हैं हैंड आउट पेज नंबर 5। हैंड आउट का पेज नंबर 5, सवाल का नाम है डोमिनेंट फर्टिलाइजर। इसकी अटेम्प्ट लिख लें, इसकी अटेम्प्ट लिखें मार्च 2013। इसकी अटेम्प्ट क्या है? मार्च 2013। Dominant fertilizers has 2 plants. Following information is available for the purpose of impairment testing. The remaining useful life of both plants is expected to be रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल। फेयर वैल्यूज एंड रिटर्न डाउन वैल्यूज ऑफ द प्लांट्स एज ऑन 31 दिसंबर 2012 वर एज प्लांट्स WDV फेयर वैल्यू इंक्रीमेंटल सेलिंग कॉस्ट। फेयर वैल्यू आपको दे दी और सेलिंग कॉस्ट भी दे दी, तो क्या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल लोगे? एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम ईच प्लांट इन अगले 3 साल। सही है सर, अगले 3 साल में कैश फ्लोज क्या है? हमने कहा इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू गिवन है, ओ सॉरी एनुअल इनफ्लोज। एनुअल इनफ्लोज का मतलब क्या है? इतना कैश आएगा, ये सेल्स है जो हम बेच रहे हैं उससे इतना कैश आएगा। अगली चीज क्या है? एनुअल इतना कैश जाएगा, जो हम बेच रहे हैं उससे इतना कैश जाएगा। तो एनुअल इनफ्लोज भी हमारे पास आ गए, एनुअल आउटफ्लोज भी आ गए। सेल्स प्रोसीड एट द एंड ऑफ द ईयर 3। बोला जो सेल्वेज वैल्यू है वो भी गिवन है, जो मैंने डिस्पोजल में इनफ्लो लिखा है ना वो भी गिवन है। और अगली चीज क्या है? आखिरी चीज सर, आखिरी चीज है डिस्पोजल कॉस्ट, कि जो डिस्पोजल है उसकी वजह से कॉस्ट कितनी आएगी? हमने कहा 2 और 1 की। फिर इसने हमें बता दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको छोड़े आप सिर्फ नोट करें 10%। डिस्काउंट रेट कितना है? 10%। तो सर एक बच्चे का सवाल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है जो आपने लिखा है? सर जो ये मार्कर है बेच रहा हूँ 20 में, इसको बनाने में कॉस्ट कितनी लगी? 15 रुपये। ये 15 रुपये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आए सर आए, आगे बढ़ते हैं। कॉपी कोई नहीं करेगा मेरा बच्चा, जब तक मैं ना कहूं कॉपी करना गुनाह है। अब आए, अब आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था इंपेयरमेंट में हमें पास होना है तो कितनी चीजें निकालनी है? कौन कौन सी? कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और क्या कोई चौथी चीज निकालनी है? नहीं सर, कोई भी चौथी चीज निकालनी नहीं है। आ जाए, अब सब बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड के अलावा हम कहीं भी नहीं देखेंगे। अब इधर देख लें, मतलब बोर्ड ही है ना यार ये। आ जाए, चले सर अब इधर देख लें। हमने कहा पहली चीज एसिड्स। आंसर का पता है बच्चा मसला कहाँ करता है? बच्चे को सवाल पेपर में समझ में नहीं आता कि सवाल शुरू कहाँ से करूं। आंसर का फॉर्मेट पता हो, 2 एसिड्स है P1 और P2,
अब आपने कहा दोनों की मुझे कितनी चीजें चाहिए, कैरिंग अमाउंट जिसको हम कहते हैं WDVB, ऐसा ही है, गिवन है क्या सवाल में, कितनी है 220 और इसके बाद हम क्या निकालते हैं, रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मतलब बेचोगे कितने में और बेचने में खर्चा कितना आएगा नेट। सर क्या हमें P1 की दी हुई है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यस सर, कितनी फेयर वैल्यू कितनी है 210, ऐसा ही है, कॉस्ट टू सेल कितनी है 7, कितना हो गया 203, ऐसा ही है। क्या P2 की गिवन है कितनी है -146, ऐसा ही है। तो हमने कहा सर 160, 146, 220, 203। सर अपेरेंटली तो लग रहा है दोनों इम्पेयर्ड है, लेकिन क्या यहाँ पर फैसला कर दें, हमने कहा एक और चीज है, वो क्या है, अब सोचो, अब देखो पॉइंट देखो मेरा बच्चा, हमने कहा सबकी तवज्जो इधर, सर सवाल में ये सवाल था 7 या 8 नंबर का, 7 नंबर 11, अब 11 नंबर का सवाल था, मुझे बताओ इतना फॉर्मेट बनाने के 2 से 3 मार्क्स तो रखे होंगे उसने, ये मार्क्स तो पक्के करें, इसको कहते हैं पासिंग मार्क्स अप्रोच। मेरा मकसद ये है कि आपको शुरू से सिखा दूं पासिंग मार्क्स कैसे निकालने। ये अब आपने कह दिया, अब आपने कहा वैल्यू इन यूज चाहिए मुझे, और वैल्यू इन यूज के लिए आप करेंगे वर्किंग, हेडिंग डालेंगे वर्किंग 1। अब आप आए वर्किंग 1 की हेडिंग डाली और उसमें लिखा वैल्यू इन यूज। ये पूरा तरीका सिखा रहा हूँ, पेपर में भी यही करना है। बच्चा शुरू करता है ये कंप्यूटेशन से नहीं, पहले ये आंसर का फॉर्मेट है, यहाँ पढ़ाओ। अब हम निकालेंगे P1 की वैल्यू इन यूज। अब आ जाए फिर से सवाल पे, ए नौजवानों सवाल पे आ जाओ, पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 डॉट। सर इसने कहा हुआ है एक्सपेक्ट ईच प्लांट इन नेक्स्ट, मतलब ये कैश फ्लो अगले 3 साल के लिए आएंगे। P1 की अभी हम बात कर रहे हैं, एनुअल कैश फ्लोज 105 कैश इनफ्लोज है, और आउटफ्लो भी हो रहा है ना 11, और डिस्पोजल के कैश फ्लोज कब आएंगे 3रे साल में, ऐसा ही है, और डिस्पोजल की कॉस्ट भी कब आएगी 3रे साल में। अब नौजवानों इधर देख लो, बहुत सिंपल है, इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ये तुम बचपन में पढ़ चुके हो। देखिए P1 पे आए, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसा ही है। इसमें हमने कहा इनफ्लोज कितने हैं हर साल, एनुअल कैश फ्लोज अगले 3 साल तक, एनुअल मतलब सालाना 105 मिलेंगे, पहले में भी 105 आए, दूसरे में भी, और आउटफ्लो कितने 11 और, सही है सर। अब इधर देख लो सर, ये इनफ्लोज आए एनुअल, इतने आउटफ्लोज हैं, मतलब अगर मैं एसेट को यूज करता हूं तो उसके यूज के कैश फ्लोज में कह सकता हूं इसको, है ना सर। यूज के कैश फ्लोज पर साल कितने हैं 94। सर हमने पढ़ा था इंक्लूड के अंदर एक यूज के कैश आएंगे, दूसरे किसके आएंगे डिस्पोजल। डिस्पोजल के कैश फ्लोज आता हूं, डिस्पोजल वैल्यू कितनी है 3रे साल पे, 3रे साल जब डिस्पोज करोगे कितनी है 8, डिस्पोजल कॉस्ट 2 है। 8 में बेचूंगा एसेट को तो कितने पैसे मिलेंगे 3रे साल के एंड पे, लेकिन बेचने से पहले मुझे कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे, हो सकता है एसेट को डिसमेंटल करना पड़े, है ना। तो डिस्पोजल कॉस्ट कितनी है, डिस्पोजल कॉस्ट है 2, कितनी है भाई 2, ऐसा ही है। अब अगर आप इनको टोटल कर लें, हमने कहा ये 94, ये 94 और ये क्या हो गया 100, ऐसा ही है। अभी कॉपी नहीं नौजवानों, कॉपी नहीं,
1, 2 और 3। अब मैंने कहा ये आ गए टोटल कैश फ्लोस। टोटल सर देखें 105 आए, 11 गए। नेट हमने कहा कितने आए 94, फिर 8 आए, 2 गए। नेट कितने हुए 100। टोटल कैश फ्लोस में मैं फिर लिख रहा हूं 94 और 100। ऐसा ही है नौजवानों। अब सुन लेना मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा सर ये हो गए टोटल कैश फ्लोस। अब हम इनकी क्या निकालेंगे? हमने कहा अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। कैसे निकालेंगे? बचपन से फॉर्मूला पढ़ रहे हो, P = S डिवाइडेड बाई, पढ़ा है ना AFC में सबने ये। तो आपने कहा 94 डिवाइडेड बाई 1 प्लस पावर 1 लिखने की जरूरत है? लिख देते हैं। आप बच्चों ने जवाब नहीं दिया, हमने कहा हम लिखेंगे 1 प्लस 10% की पावर 2। दूसरे साल इतने कैश फ्लोज मिलेंगे, हमें ये चाहिए आज की डेट पे, तो पावर 2। तीसरे साल 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% की पावर 3। अब इसका आंसर बताओ 94 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10%, 85। ऐसा ही है। इसका आंसर बताओ 77.7 कर दें। इसका 100 डिवाइडेड बाई 70 पॉइंट। चलें सर, अब अगर आप इसको टोटल करें तीनों को, कितना बन रहा है? 238 है। अरे यार अल्लाह, 1 रुपया माफ करो। हमने कहा 238.27 कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ए नौजवानों की जमात, अब मुझे बताओ, चले सर 37 ज़्यादा अच्छा बन रहा है, नहीं 0.93 चले सर। अब मुझे बताएं, ये आपने क्या निकाल दिया? वैल्यू इन यूज। आप मुबारक को वैल्यू इन यूज निकालना क्या होता है? कैश फ्लोज लिए, उसकी क्या कर दो? प्रेजेंट वैल्यू। इसको आप पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में नेट प्रेजेंट वैल्यू के नाम से भी। अब तो वो MFA में चला गया, अब वो कॉन्सेप्ट MFA में चला गया, वहाँ पर आप पढ़ेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। वैल्यू इन यूज क्या होती है? फ्यूचर के यूज के कैश फ्लोज, डिस्पोजल के कैश फ्लोज पकड़ो, उनकी क्या कर दो? प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। अब इधर देख लेना नौजवानों, हमने कहा वैल्यू इन यूज कितनी आई? 237.8। वैल्यू इन यूज कितनी आई? 237.8। क्या हम क्लियर है? अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे नौजवानों, हम मजीद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास P1 की आ गई वैल्यू इन यूज। अच्छा मुझे बताओ हायर क्या है दोनों में से? P1 की बात करूं तो वैल्यू इन, तो मुझे बताओ क्या P1 इंपेयर हो रहा है? कैरिंग अमाउंट कम है, रिकवरेबल अमाउंट। इंपेयरमेंट होती कब है? जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन, तो ये तो इंपेयर। यहां तक किसी का कोई सवाल? कौन सा? ये इंपेयरमेंट होती कब है? जब कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन, यहां पर रिकवरेबल अमाउंट कितनी आई? कैरिंग अमाउंट। मतलब हमने कहा इस्तेमाल करके हम कितने बेनिफिट ले लेंगे? 237.8 के। आज कितने हमारी बुक्स में कितने पे? 220 पे। तो एसेट की बेनिफिट देने की सलाहियत में कमी, तो इंपेयरमेंट नहीं है। कॉपी कर लें। जी जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है।
जी, डिस्पोजल प्रोसीड, डिस्पोजल वैल्यू ये सब सेम है, सेल्स प्रोसीड सब सेम है। नहीं, डिस्पोजल वैल्यू डिस्पोज करने के बाद कितनी वैल्यू बनेगी डिस्पोजल की हालत में? हाँ तो सेल तो वो चीज हो जाए नहीं, कबाड़ी मैं कह सकता हूँ एक चीज़ है, एक मैं वो कबाड़ को मैं उसको निकाल रहा हूँ, कबाड़ी वाले को दे रहा हूँ तो पैसे मिल रहे हैं, मैं उसको बेच रहा हूँ तो भी पैसे मिल रहे हैं। जब भी एसेट अपनी लाइफ के एंड में जाएगा, अब उसको हम कहते हैं कि लाइफ के एंड में इसको सैल्वेज वैल्यू का नाम दे, रेजिडुअल वैल्यू का नाम दे, डिस्पोजल वैल्यू का नाम दे, एक ही चीज़ है। सही है, क्योंकि शायर ने कहा है नाम में क्या रखा है। बेटा पावर ना n, अब पहले के केस में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ये तो बिल्कुल अपन में आप खुदारा को ये नहीं कहना कि मेरा क्यूटी एग्जाम था। जिन्होंने ये निकाल लिए वो उसकी खुद से ट्राई करें सेकंड एसेट की, बिल्कुल यही कंसेप्ट। बेटा डिस्पोजल वैल्यू ही रेजिडुअल वैल्यू है, नाम चेंज किया है तो सेल्स प्रोसीड इज डिस्पोजल वैल्यू। सही है सर, किसी भी नाम से दे तो उसको मैं डिस्पोजल वैल्यू कह दूं, डिस्पोजल प्रोसीड कह लूं, सेल्स वैल्यू कह दूं, सेल्स प्रोसीड कह लूं, रेजिडुअल वैल्यू कह लूं, सैल्वेज वैल्यू, क्या है बात एक ही है। कैश फ्लो लेना है, हमने कहा जब बेचने जाएंगे ना तो मिलेंगे तो 8, लेकिन हमारी जेब से 2 जाएंगे भी, बेचने का खर्चा भी होता है ना, तो वो 2 का खर्चा भी होगा उस टाइम पे, वो नेट डिस्पोजल कैश फ्लो। सही है सर, तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया, वैल्यू इन यूज किस कॉन्सेप्ट पे चलती है? वैल्यू इन यूज चलती है कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट पे। किसके कॉन्सेप्ट पे? कैश फ्लो। और बच्चों क्या आप हमारे साथ हैं? थैंक यू। P2 की निकालें इम्पेयरमेंट 125 वैल्यू इन यूज। आ जाएं सर, आ जाएं बेटा, शेर सुनाएंगे बाद में, अभी सवाल के बाद आप लोगों ने मिस कर दिया। आ जाएं, चलें सर, अब हम निकालेंगे P2 की वैल्यू इन यूज। आप लोगों ने निकाल ली होगी, है ना सर? आ जाएं नौजवानों, आ जाएं। 1 2 और 3। हमने कहा टोटल कैश फ्लोज, पहले हमने कहा सर इनफ्लोज पे आते हैं। इनफ्लोज कितने, जल्दी बताओ नौजवानों? 50। आउटफ्लोज कितने? 5 और 5, टोटल कितना हुआ? ये हमारे पास यूज के आ गए, है ना सर? अब डिस्पोजल वैल्यू बताओ भैया कितनी है? 3। सिर्फ और सिर्फ डिस्पोजल कॉस्ट कितनी?
1। सर टोटल कैश फ्लोज कितने आए? 50, 50 और 52, ऐसा ही है। हमने कहा चले सर, अब हमने कहा हम इनकी निकालेंगे, ये आगे टोटल कैश फ्लोज। हमने कहा निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू एट 50 डिवाइडेड बाई 1 प्लस की पावर 1, फिर 50 डिवाइडेड बाई 10% की पावर 2, फिर 52 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कितना हुआ नौजवानों? 125.8। सर ये क्या आ गई? वैल्यू इन आ गई, तुम्हें निकालना आए सर आए। अब हमने कहा भैया ये कितनी आ गई? 125.8। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? 146। हमने कहा इम्पेयरमेंट 160 माइनस 146 कितना हो गया? 14, है ना सर? तो सर वैल्यू इन यूज निकालना आसान है क्या? क्या करना है? सिर्फ कैश फ्लोज डालने और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। क्या किसी का कोई सवाल? देखो मैं बार बार रिपीट करना, वो मेरे प्यारे बच्चे जो कि इंटर्स कॉमर्स से आए हैं सर, उनको कोई भी मसला हो फौरन पूछें। क्यों सर? क्योंकि आप लोगों ने आइए अगर नहीं पढ़ी तो मुझे बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, कहीं आपको बाउंसर्स तो नहीं पड़ रही। जी एडजस्टमेंट नंबर 4 बता दें। तुझे नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, यकीन मान, अभी नहीं बताऊंगा, रुक जा। आ जाएं सर आ जाएं, क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? लेकिन सर मैं आपको अब देखें, मैं हमेशा कहता हूँ हम पूरी क्लासेस में आप ये चीज़ इंशाल्लाह नोट करेंगे। सिर्फ आपको 3 घंटे मतलब सिर्फ 6 महीने पढ़ाना नहीं है, 3 घंटे 180 मिनट में कैसे परफॉर्म करना है ये भी सिखाना है। एज अ टीचर मैं आपको ये बात कहूँगा, आप घर पे जाके जो सवाल मैं बोलूँ ना खुद से एक दफ़ा करना, सिर्फ उसी को वापस करना, मतलब एक दफ़ा रजिस्टर घुमा लेना काफ़ी है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना, जब रजिस्टर घुमाओ घर पे जाकर, तो एक चीज़ तुम्हें घर पे ज़रूर करनी है कि देखो एज अ टीचर मुझे आपको समझाना है तो मैं हर चीज़ वाज़े लिखूँगा, लेकिन आप याद रखें पेपर में आपको सवाल जल्दी करना होगा, टाइम इतना, असल उसकी रिक्वायरमेंट ये है आप वर्किंग में शॉर्टकट्स यूज, वर्किंग शो पूरी करो बच्चा, लेकिन उसमें शॉर्टकट यूज कर लो। अब कैसे करेंगे सुनना नौजवानों, अब सुनना वर्किंग में तुम शॉर्टकट कैसे यूज करोगे। सर मैं अगर पेपर में होता तो मैं इतनी लंबी वर्किंग नहीं करता। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता रहा हूं कि मैं अगर पेपर में होता तो मैं क्या करता। ये तो आपने लॉन्ग कट देख लिया ना। अब मैं इसी को P1 को लेता और मैं यहां पर एक वर्ड लिखता, नेट यूज कैश फ्लोज। वो कैश फ्लोज जो कि इस्तेमाल से हासिल होंगे वो नेट कितने के हैं? 105 माइनस 11, 94, 94 और 94। फिर मैं लिखता नेट डिस्पोजल कैश फ्लोज। भाई मैंने कहा 8 माइनस 2 कितने हो गए? 6। फिर मैं डायरेक्ट आता 94, 94 और 100 और फिर मैं निकालता प्रेजेंट वैल्यू एट। अब मैं ये फॉर्मूला लिख के नहीं बताता, मैं डायरेक्ट इस फिगर पे आता 237.8। सर ये वर्किंग है शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि तुम इतनी लंबी करोगे ना पेपर में मेरा बच्चा एक का सवाल रह जाएगा, हालांकि तुम्हें आता भी हो तब भी। तो ये शॉर्ट फॉर्म क्या ये वर्किंग, जिस बंदे को जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है उसको नॉलेज तो है ना, उसको तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसने कन्वे कर दिया। हाँ भाई बच्चे ने बता दिया हर साल 105 का इन्फ्लो है, 11 का बच्चे ने बता दिया डिस्पोजल पे 8 का इन्फ्लो है, 2 का ये बच्चे ने बता दिया उसको। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला बनाया, कुछ किया, उसको ये सब अलग से बताने की जरूरत। तुमने बोल दिया भाई देख प्रेजेंट वैल्यू आई है 237.8। और अगर तुम बहुत ज़्यादा वहमी बच्चे हो, कौन से बच्चे हो, तुम्हें डर लगता है
तो तुम लिख दो प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग P इज इक्वल टू एस, उसको फॉर्मूला बता दो बस। सही है, लेकिन ये सब करने की जरूरत, सर याद रखें स्टेप्स बचाएं, पेपर में वर्किंग में शॉर्टकट यूज कर लो, कोई मसले की बात। क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है। चले सर बढ़ जाऊं आगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चले सर अब सुनिएगा। आईकेप का एग्जामिनर शरारती बच्चा है। कौन सा बच्चा है? तो इफ एग्जामिनर इज नॉटी यू हैव टू बी मोर नॉटी। तब आप, अब पता है एग्जामिनर क्या करेगा? मैं अगर एग्जामिनर हूं, अब इस सवाल में हम एक थोड़ी सी चेंज करते हैं। एग्जामिनर अगर मैं होता, मैं कहता आपको रेट नहीं बताता 10%, मैं आपको रेट नहीं बताता कि रेट कितना है 10%, और मैं आपको कहता कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में आपको दे देता, जैसे कि इस सवाल के पॉइंट नंबर 4 में कौन से फैक्टर्स हैं आ जाए। अब ये भी चीज हमें अकाउंट फॉर करनी है ना सर। आप देखें कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर ईयर 1, 2 एंड 3। ये जो बीच में लाइन लिखी है बेस्ड ऑन डिस्काउंट फैक्टर है 10%, इसको आप कर देंगे इग्नोर। फॉर ईयर 1, 2 एंड 3 0.909, 0.826 एंड ये बेसिकली जो इसने आपको वैल्यू बताई है ना, बोर्ड पे देख लो नौजवानों, बोर्ड पे देख लो। अब ये इसने आपको फैक्टर की वैल्यू बता दी है। क्या मतलब? अभी बताता हूं। इसने हमें फैक्टर की वैल्यू बता दी। इसने हमें बोला 1 प्लस 10% की वैल्यू है 0.909। सब करो कैलकुलेटर पे, ऐसे ही है, यही आ रही है। 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर 2 की वैल्यू कितनी है? 0.826, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% की पावर कितनी है? 0.751। मेरा बच्चा, इसने आपको ये बात बता दी है। अब सपोज करें इसने आपको रेट नहीं दिया, इधर देख लो, कॉपी नहीं करो। अब आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, रेट नहीं पता, बहुत आसान है। 50 इंटू 0.909, इसको पहले साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना सर? क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एस इंटू 1 प्लस आई की पावर n, मैं इसको यूं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आई की पावर n, और इसने आपको ये 1 प्लस आई की पावर n की वैल्यू दे दी है यहां पर, है ना? तो अब इसकी वैल्यू निकाल ली आपने, दूसरे की निकालनी है 50 मल्टीप्लाई बाई 0.826, तीसरे की निकालनी है तो 0.751, तो भी आप इतना ही पहुंचेंगे। सही है सर? तो अगर एग्जामिनर पेपर में मुझसे रेट छुपा लेगा तो क्या मुझे पता है रेट किसके बराबर होता है? सही है? ये जो फैक्टर की वैल्यू गिवन है, ये भी कॉपी करना है तो कॉपी करो, फिर बढ़ेंगे आगे। सर देखें, हर एंगल से तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा एग्जामिनर कौन है? वो आपके साथ जिंदगी भर शरारतें करेगा। आपके तो अभी कैरियर की इब्तिदा है। बढ़ो आगे नौजवानों।
चले सर, तो वैल्यू इन यूज निकालना सीख गए। अब आप समझे, आपने तकरीबन कॉन्सेप्चुअली ये पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लिया। अब हम आएंगे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स को समझाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो पहले हम एक्सटर्नल इंडिकेटर्स पे भी आएंगे। और उससे पहले ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा मुझे आप बताते रहे, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं, पक्की बात है। चले, एक बच्चा देखें अभी कह रहा है सर शेर सुना दे। सर शेर फिर से सुन लें। सर तो साथ तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी यहां पर संभल कर चलना के बस की बात थोड़ी है। आ जाए सर, आ जाए। अब आगे बढ़ेंगे। जी जी सर, आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। हम पढ़ रहे हैं वैल्यू इन समरी पे पेज नंबर 2 ऑफ हैंड आउट। वैल्यू इन यूज हैंड आउट सबको मिल गया है। कह रहा है वैल्यू इन यूज को पहले पढ़ेंगे। रिप्रेजेंट द डिस्काउंटेड फ्यूचर नेट प्री टैक्स कैश फ्लोज फ्रॉम द यूज एंड अल्टीमेट डिस्पोजल ऑफ द एसेट। क्या बात है सर, आ जाएं। कैश फ्लोज फ्रॉम continuing use and based on asset in its current form। क्या मतलब, सब्सिक्वेंट वाले नहीं कहने। आज तुम्हारे रिश्ते की बात आज हो रही है, आज तुम जैसे दिखते हो, आज तुम्हारा जो पेपर स्टेटस है उसी की बेस पे रिश्ता होगा, है ना सर। फिर एक्सक्लूड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है? लोन। आपने अगर एसेट लोन पे लिया है तो लोन की रीपेमेंट पे भी कैश फ्लो आएगा, लोन की रीपेमेंट पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और जो है लोन का प्रिंसिपल भी, उनको भी कंसीडर नहीं करना। और एंड में कह रहा है प्री टैक्स कैश फ्लोज लेने। कौन से कैश फ्लोज लेने? प्री टैक्स, टैक्स से पहले वाले। डिस्काउंट रेट कह रहा है कौन सा लेना है? प्री टैक्स। आए सर, अब आए इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स पे आता हूं। इंटरनल हम पढ़ चुके थे, ऐसा ही है। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल मतलब क्या है? बैरूनी, है ना सर। आपको कंपनी के हालात, कंपनी के अंदर से, एसेट के अंदर से आवाज़ नहीं आए कि भाई मैं इम्पेयर हो गया हूँ। आपको आवाज़ आएगी बाहर की दुनिया से। बाहर की दुनिया से आपको आवाज़ आएगी कि एसेट क्या हो गया है? इम्पेयर हो गया है। इसमें सबसे पहली चीज मेरे नौजवानों ये कह रहा है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू। क्या मतलब? एसेट की मार्केट वैल्यू में सिग्निफिकेंटली क्या हो गया? डिक्रीज। कैसे? हमने कहा भाई एकदम से एग्जाम्पल देता हूं, छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, सुनना। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। आज से 10-11 साल पहले कराची में भी और लाहौर में भी 2 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे सीए के। सही है? कराची में टीएसए और अलहम्द, लाहौर में भी पैक और स्कैंस। सही है सर। फिर क्या हुआ आप सुनिएगा, कंपटीशन बढ़ने लगा। अब कंपटीशन हुआ ये कि सर मैं आपको तो अगर कंपटीशन नहीं बढ़ता तो यकीन माने इस वक्त शायद आपको सीए के एक पेपर की फीस 35,000 रुपये 40,000 देनी पड़ती। क्यों? इसलिए क्योंकि सर कंपटीशन आया, नए प्लेयर्स आए, उन्होंने चीज़ें सस्ती करना शुरू की। आज भी जो पैक का फिजिकल का बच्चा है वो 32,000 रुपये फीस पे करता है। मेरी बात हुई पैक वालों से, मैंने कहा यार यहाँ पर बच्चा 18,000 नहीं दे रहा होता आपको 32 कैसे देता है? उन्होंने बताया क्या, उनका एक जवाब ये था कि यार हम
नॉर्मल बच्चे को तो टारगेट ही नहीं करते हम। इलीट क्लास ए लेवल्स लाहौर ग्रामर स्कूल, उस बच्चे को टारगेट करते हो। वो महीने के ओ लेवल्स के अंदर जो ए लेवल्स के अंदर सर 20,000 रुपये फीस दे रहा होता है, 25,000, सही है, वो भी 2-3 दिन क्लासें हों सही से, सही। तो बोला सर उसके लिए 32,000 रुपये में पड़ रहा है वो, बोला हम बच्चे को टारगेट ही। तो अब सर देखें हुआ क्या, जो सीए के पेपर की मार्केट वैल्यू थी उसमें कंपटीशन की वजह से क्या आ गया, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। क्या आ गया, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। इसी पहली दफा किसी ने कोई जो है ना एसिड बनाया, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, चाइना ने कॉपी कर लिया। चाइना ने कॉपी करके वही चीज, चाइना क्या करता है भाई, एक एसिड आपने नया बनाया, जर्मनी ने, अमेरिका ने, चाइना बोलता है इधर लाओ उसको खोल के देखते हैं, अच्छा ये चीजें हैं, वैसा ही बना देते हैं, सही है भाई। क्योंकि जो पहली दफा बनाता है ना वो बोलता है मेरा रिसर्च, मेरा दिमाग, उसके पैसे। चाइनीज कहता है मेरा तो दिमाग ही नहीं लगा, तूने बनाया, मैंने तेरा एक दफा खरीदा है और चेक कर लिया कि तूने कैसे बनाया, वो मैं बना लूंगा। तो मार्केट वैल्यू क्या हो गई, कम। हमने कहा साहब ने ग्री का, केनवुड का ऐसी लिया, तो इन्होंने ले लिया 75,000 में, बिल्कुल ऐसा ही एक और ऐसी का 40,000 में। तो अब क्या होगा, 75,000 नहीं, तो जो कंपनी 75,000 वाला एसेट बना रही है वो अपनी इसकी वैल्यू क्या कर देगी, कम। अब जब वो कम करेगी वैल्यू, तो मुझे बताओ फेयर वैल्यू पे इंपैक्ट आ गया, वैल्यू न्यूज, फेयर वैल्यू कम हो जाएगी, तो चांसेस हैं कि रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए। जब कम होगा तो हमने कहा इंपेयरमेंट के चांसेस हो गए, क्योंकि हमने क्या था, इंडिकेटर्स क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं चेक करो या तो फेयर वैल्यू कम है या तो रिकवरेबल अमाउंट की वैल्यू इन यूज। तो पहला समझ में आ गया। आए सर आए अगली चीज, चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल, मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल इन्वायरमेंट। हमने कहा भैया चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजिकल मार्केट में। क्या मतलब, सुनिएगा सर, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, पुरानी चीज खराब नहीं हुई, आउटडेटेड हो गई है ना सर। नोकिया के साथ क्या हुआ, आउटडेटेड हो गया। अब भाई नोकिया किसी जमाने में, तुम तो बहुत ही छोटे हो गए, जब जिस जमाने में उसका जाइंट था। मैं आपको बता दूं, मैंने जिंदगी का पहला मोबाइल लिया था 2008 या 9 में, 2310 आता था, सही है। उसके अंदर जो एक नहीं 3310 के बाद एक वर्जन आया, हमने उसके बाद लिया 2310, उसके अंदर वाइट लाइट जलती थी, आवाम पागल हो गई, सही है, कि वाइट लाइट में खेलेंगे स्नेक गेम, सही है। तो उस जमाने में उसने वो मोबाइल को मेरे ख्याल में निकाला था 4,000 रुपये का। कितने का, 4,000 का। आज अगर वो मोबाइल निकालेंगे ना 4,000 का, लोग 1,500 में नहीं खरीदेंगे। क्यों सर, टेक्नोलॉजिकल मार्केट क्या हो गई, चेंज हो गई, वो आउटडेट हो गया। तो अगर आपका एसेट बेशक बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी उससे अच्छी आ गई, तो चांसेस क्या है, फेयर वैल्यू कम हो गई। फेयर वैल्यू कम हो गई तो इंपेयर। इकोनॉमिक, इसने कहा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने मौजूद है, क्या सुनना। इस वक्त हर कंपनी ने जो ना इंपेयरमेंट टेस्टिंग की अपनी, क्यों, बिजनेस डाउन हुए, बिजनेस क्यों डाउन हुए, कोविड की वजह से। अब ये कोविड जो है ना इज एन इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट। क्यों, सुनना। अब सुनना नौजवानों, वैल्यू न्यूज में क्या करते हो, फ्यूचर के कैश फ्लोस निकालते हो। कोविड हुआ, कोविड की वजह से एकदम से गाड़ियों की सेल्स कम हो गई। पिछला साल तो हमने कहा गाड़ियां बिल्कुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो वाट लग गई, इस साल फिर रिकवरी हुई। सर जब पिछले साल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वाट लगी, क्यों लगी, क्योंकि भाई कोविड आ गया, लॉकडाउन, ये वो, फैक्ट्रियां बंद, आवाम ने कहा कि भैया आप खाने पीने के पैसे नहीं हो रहे, अब हम गाड़ी कहाँ से लें। तो हमने कहा जब कोविड आया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सही है, लोगों की खरीदने की सलाहियत कम हुई। तब आप सोचें सुजुकी मोटर्स हैं, आप जिस मशीन के ऊपर ऑल्टो बना रहे हैं, नहीं, अब आपने कहा यार ऑल्टो जो है उसके अब हमने जितने बेनिफिट सोचे थे उस मशीन से कि हम ऑल्टो बना बना के बेचेंगे, अब उतनी ऑल्टो नहीं बिकेगी। तो हमने कहा जब ऑल्टो नहीं बिकेगी तो क्या उसके एनुअल कैश फ्लोस कम होंगे, यस सर। जब कैश फ्लोस कम होंगे तो वैल्यू न्यूज क्या हो जाएगी, कम। तो समझे सर, कैश फ्लोस कम हुए तो वैल्यू न्यूज क्या हो जाएगी, कम। तो हमने कहा कोविड किसकी एग्जाम्पल है,
इम्पेयरमेंट का एक इंडिकेटर की एग्जाम्पल है। कोविड की वजह से दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज ने अपने एसिड्स की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की कि अब जितने हमें लगता था एसिड से बेनिफिट मिलेंगे उतने लगता नहीं है कि मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, इंस्टीट्यूट्स, फिजिकल कैंपस। सर यकीन माने अब सीए फाइनल में तो हम ये सोच चुके हैं शायद अगले 2 सालों में सीए फाइनल की हम क्लासेस नहीं लेंगे। जब आप लोग इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचेंगे क्लासेस लेंगे लेकिन लाइव नहीं लेंगे, रिकॉर्डेड पे लेंगे। मेरे पास अभी सीए फाइनल में एफएफआर में माशाल्लाह 130 बच्चा है। आप गैस करें फिजिकल क्लास में और अपना लाइव जूम पे कितना बच्चा आता होगा, गैस करें 130 में से कितना बच्चा आता होगा, मुझे बताएं, तुक्का लगाएं। मुसलमानों ऑनलाइन वालों तुम भी तुक्का लगाओ। 130 में से 10 बच्चे फिजिकल, 10 बच्चे ऑनलाइन, 20 बच्चे आते हैं 130, बाकी 110 बच्चे क्या हैं रिकॉर्डिंग। और एक दफ़ा जब किसी को रिकॉर्डिंग का मज़ा लग जाए वो बोलता है यार आने जाने का टाइम बचा, सर को 2 की स्पीड पे करके देखूंगा, सही है। तो जब 2 की स्पीड पे सर होंगे तो वो भी टक 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 होगा, बोलता है यार मतलब जो चीज़ सर क्लास में 2 घंटे में पढ़ाएंगे 1 घंटा में आने जाना, 3 घंटे की चीज़ में कितने में कवर करूंगा। सीए फाइनल का बच्चा बोलता है मैं नहीं आऊँगा क्लास। वो बच्चा आता है जो बोलता है नहीं सर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, मुझे समझ में। वो बच्चा आ रहा है लेकिन, और फाइनल में फिर ऑडिट फर्म्स के मज़े लग गए। ऑडिट फर्म ने कहा भाई पहले बच्चे रोना धोना मचा देते, सर वो क्लास लेने जाने ऑडिट फर्म में तो काम होता है, तुम लोग तो अभी समझते हो कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, तुम्हारी ज़िंदगी अभी बहुत जन्नत में हो तुम लोग। मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, स्कूल में था, तो मैं सोचता था भाई यार ये कब मनू से स्कूल ख़त्म हो, कम से कम होमवर्क से तो जान छूटेगी। नहीं तो होमवर्क करना नहीं होता था, अगले दिन रोज़ सुबह जलील होना होता था सर से। मैंने कहा होमवर्क से तो जान छूटे। प्रैक्टिकल लाइफ में या कसम खुदा की होमवर्क करा के घर पे बेचते हैं, सही है। ऑफिस में आपको होमवर्क, फर्म में होमवर्क वहीं पे कराया जाएगा रात के 10 बजे 11। ऑडिट फर्म की लाइफ खास तौर पे बिग 4 और उसमें भी खास तौर पे पीडब्ल्यूसी बहुत खतरनाक है। लर्निंग बहुत है लेकिन यकीन माने इतनी लेट सीटिंग्स होती है। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। सर मैं एक क्लाइंट पे गया, अब सुनिएगा, एक क्लाइंट पे गया है और अटक सीमेंट लिमिटेड, खतरनाक डेडलाइन, खतरनाक। हमें जो है ना आप समझे 7 दिन के अंदर ऑडिट निपटाना। कितने दिन में? 7 दिन। उन्होंने जब हमें अकाउंट्स दिए, ट्रायल बैलेंस दिया, उसके अंदर 7 दिन में ऑडिट निपटाना है। 7 दिन, पहले दिन अकाउंट्स मिले, आज तो हम लग गए टपाटप काम करने। अब भाई जॉब इंचार्ज ने कह दिया सही है, भूल जाओ तुम घर पे जाना। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बोला हाँ मतलब जाओगे 2-3 घंटे सोने के लिए जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। हमने कहा चले कोई मसला नहीं है। सर जिस दिन अकाउंट्स मिले ना उस दिन हमने तकरीबन काम किया होगा रात के 1:30 बजे तक, और हमने कहा कि यार हम सुबह आ जाएंगे, सही है। हुआ ये कि सीनियर मैनेजर का फ़ोन आ गया, डेडलाइन उसको भी पता थी कि भाई 14 तारीख को अकाउंट्स मिले, 14 जनवरी को, 31 दिसंबर ईयर एंड, 21 जनवरी को उनको अकाउंट्स चाहिए, ऑडिट हुए हुए। हमने कहा हम घर जा रहे हैं 1:30 बजे ना। जॉब इंचार्ज को सीनियर मैनेजर का रात के 1:30 बजे फ़ोन आया, सही है। बोला कहाँ? उसने कहा बस बॉस अभी क्लाइंट से निकल रहे हैं। बोला यार कल सुबह मैं रिव्यू के लिए आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे ये चीज़ें कंप्लीट चाहिए, मैं आके रिव्यू करूँगा। जॉब इंचार्ज ने, मैं जूनियर था मेरे साथ, एक ऊपर सीनियर था, फिर जॉब इंचार्ज था। उसने कहा यार सीनियर मैनेजर कल आ रहे हैं, आपने रुकना है। हमने बोला यार जाने दे। बोला नहीं 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 रुकना है, सही है। अच्छा हम रुक गए, वो हमने पूरी रात लगाई। मुझे याद है जुम्मे का दिन था, वो हमने पूरी रात लगाई। बल्कि नहीं सॉरी पीर का दिन था, वो हमने पूरी रात लगाई। सर फिर अगले दिन सीनियर मैनेजर उसने पूरा दिन रिव्यू किया। हम मंडे की सुबह 9 बजे से आए हुए, घर जा रहे हैं ट्यूसडे को रात के 1 बजे। उस पर भी जॉब इंचार्ज ने वादा लिया कल सुबह फजर के बाद 6:45 बजे पहुँचे हुए होंगे। हमने कहा ठीक है। तो 40 घंटे बाद हम तकरीबन घर गए और हमने कहा कि जो है भैया अब अगले दिन फिर सुबह हमने कहा आ जाएंगे। खैर सुबह 7 साढ़े 7 बजे पहुँच गए। सीनियर मैनेजर ने कहा अगले दिन जो कुछ काम रहता था उसने वो अगले दिन रिव्यू किया। बुध की बात कर रहा हूँ, सही है। फिर बुध को सीनियर मैनेजर ने अपना रिव्यू ख़त्म किया। हम बुध को चले गए 2 बजे घर पे रात को, उसने रिव्यू ख़त्म किया, चीज़ें दी। जुमेरात की सुबह 9-10 बजे आए और फिर हम लोग गए होंगे रात के 3 बजे जुमेरात की रात को घर पे।
जुमेरात की रात को पार्टनर का फ़ोन आ गया। पहले सीनियर मैनेजर रिव्यू किया, पार्टनर ने कहा मेरा रिव्यू कौन कराएगा। हमने कहा जुमेरात को पार्टनर का फ़ोन आया, ये भाई रिव्यू मैं ये करूँगा। अब यकीन मानो जो पिछले पूरे हफ्ते की हालत हुई ना, मस्जिद में हम गए नमाज के लिए, तो सभी सोना ही, जॉब इंचार्ज ने कहा देख बेटा, अगर तुमने दीवार के साथ टेक लगाई ना तेरी आँख लग जाएगी, वजू टूट जाएगा, और इतना टाइम नहीं है तुझे जुम्मा कहीं और पढ़ने जाना, तू दीवार के साथ टेक नहीं लगाना। सही है भाई, सही है, सोना ही नहीं है। अच्छा, जुम्मे की रात को पार्टनर का जब आया कि भाई मुझे ये चीज़ देखनी है, जॉब ने कहा आज भी रात लगानी पड़ेगी। हमने कहा ठीक है। सिर्फ फजर की नमाज के बाद आधा घंटा हम लोग सोते होंगे बस। हमने भाई ये किया। पार्टनर ने जुम्मे की रात को हमसे ये कमिटमेंट ली कि भाई मुझे सुबह काम चाहिए। हमने कहा करके देंगे। जुम्मे की रात पूरा काम किया। हफ्ते को पार्टनर साहब आए, फुल उन्होंने जो रिव्यू किया ये वो, और वो हफ्ते को कुछ और चीज़ें दे गए कि यार ये चीज़ें रहती हैं। वो मैं इतवार को, क्योंकि मंडे को तो हमें क्लाइंट को अकाउंट देने, इतवार को मैं चीज़ें दे दूंगा। सही है, हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, हफ्ते की रात को हमने जॉब इंचार्ज को कहा देखें जुम्मा पूरा कर लिया, वो इस मूड में हम फिर रुक जाए एक रात। हमने कहा फ़ायदा ही नहीं है, काम ही नहीं होगा। खैर उसने हमें हफ्ते को बोला यार तुम लोग जाओ 1 बजे, लेकिन अगले दिन सुबह फिर आ जाओगे फजर के बाद। हमने कहा सही है। अब आप सुने, 1 बजे मैं घर पे गया और उस रात को है ना, अब मैं सीन बताता हूँ। मैं घर पे गया, फ्रेश हो रहा हूँ और समझे बेसन पे मैंने हाथ रखा और मेरा हाथ हिलने लगा। मैंने कहा यार इतनी कमजोरी तो 1 हफ्ते के बाद के हाथ हिलने लगी है। अच्छा, मैं बाहर निकला तो घर वालों ने बोला जल्जला आया था, तुझे पता चला? मैंने कहा शुक्र वो जल्जला था। सही है। तो मतलब इस किस्म की पोजीशन, हम मतलब परेशान जिंदगी से। पहली लेट सीटिंग आप सोचें। उसके बाद इतवार को गए, काम खत्म हुआ। मैंने कहा अब मंडे से पार्टी। यकीन माने मंडे को सुबह 10 बजे मुझे फर्म से फ़ोन आ गया कि बेटा आपका क्लाइंट तो आज इनिशियल हो गया। मतलब इस संडे को हम फाइनल करके गए थे। हमने कहा था अकाउंट्स दे देंगे पार्टनर को, वो कर लेंगे। मंडे से फ़ोन आ गया और आपका ये क्लाइंट तो इनिशियल हो गया क्योंकि आप जल्दी फारिग हो गए हैं। दूसरा क्लाइंट हीनो पार्क, उधर आप पहुंच जाएं। तो सर आप तो अभी किस में हैं? जन्नत में है। यकीन माने जब फर्म में जाएंगे। लेकिन सर एक बात बोलूं, ये फर्म की जो 3-3.5 साल की लाइफ है ना, ये इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने इसको जरिया बनाया है कि इसकी बेस पर फिर आप जब 3.5 साल की लाइफ के बाद ज़िंदगी भर अल्लाह आपको रिस्क देगा। क्योंकि जो हम 3.5 साल में मेहनत करते हैं ना सर, मैं आपको ये शर्तियन कह सकता हूँ कि फर्म में अगर आपने 3.5 साल मेहनत कर ली, वो इंडस्ट्री की 15 साल की मेहनत से ज़्यादा है। यकीन माने। तो याद रखिएगा सर कि ये चीज़ अच्छे से लेनी है। आप देखेंगे आप 3.5 साल में जो आपका लेवल होगा ना, आप देखेंगे कोई और बच्चा जो कि बेशक ACCO CO इंडस्ट्री में गया और इंडस्ट्री में किसी अच्छी जगह नहीं गया, उसका वो लेवल हो ही नहीं सकता। तो सही है सर। और ऐसा नहीं कि फर्म में ये मसला है। फर्म में ऐसा भी हुआ है कि सर हमने रोज़ सुबह हम 12 बजे जाते और 5 बजे कट लेते। जब प्रेशर होता है तो काम होता है, और जब प्रेशर नहीं होता तो आप ठंड भी मचाते हो। तो ये फर्म में सीनियर्स बोले ना बहुत प्रेशर है, बोलना भी ज़्यादा रो ही नहीं। आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ठंड मचाते हैं। सही है। इसी तरीके से जून से पहले अप्रैल, मई, जून भी आप क्या करते हैं? ठंड मचा रहे होते हैं। चले सर, तो हम थे एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। कोविड की वजह से क्या हुआ सर? प्रोडक्ट। फिर हमने कहा इसका एक और था, चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड लीगल। का मतलब क्या है सर? लॉस। आप एक दवाई बना रहे थे, उस दवाई को हुकूमत ने बैन कर दिया। सही है। लीगल एनवायरनमेंट आई, उस दवाई को किसने बैन कर दिया? सर जब उस दवाई को हुकूमत ने बैन किया तो क्या हुआ? ऐसे की वैल्यू में 0 है। आपने कहा जब उसने बैन किया तो अब वो मशीन तो फारिग हो गई, वैल्यू इन यूज क्या हो गई? 0। ठीक है सर। चले सर, फिर अगली चीज, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स की चेंजेस, सुनिएगा, इंटरेस्ट रेट की चेंजेस बड़े गौर से सुनिएगा नौजवानों। सर इंटरेस्ट रेट से इम्पेयरमेंट का क्या ताल्लुक है? कोई सेंस लगाएगा थोड़ा सा? चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स
इम्पेयरमेंट का क्या ताल्लुक है? सर मशीन तो खरीदी होगी। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, कसम खुदा की जी आउटफ्लो बढ़ जाएगा ना, तो जितना में देना पड़ेगा। नहीं, हम तो वैल्यू न्यूज़ में इंटरेस्ट कैश फ्लो को करते ही नहीं कंसीडर। चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स, तुक्का लगाओ। वैल्यू इन यूज कुछ कह रहा था कोई? सर प्रॉफिट वैल्यू इन यूज सर, ये जो रेट हम ले रहे होते हैं ना 10%, सर ये जो रेट मैं ले रहा हूं 10%, अगर ये रेट बढ़ेगा ना तो मेरी वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने? अगर ये रेट मेरा बढ़ेगा तो वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होते हैं ना तो मेरी वैल्यू इन यूज क्या हो जाती है? क्योंकि जो डिस्काउंट रेट होता है ये यूजुअली इंटरेस्ट रेट के साथ लिंक्ड होता है। अब सुनना, तुमने 237.8 की वैल्यू कितने पे निकाली थी? 10% पे ना। अब इसको जरा निकालो 15% पे। अब इसको निकालो 15% पे। 15% पे निकालो वैल्यू इन यूज। 94 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15%, 94 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15% की पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 15% की पावर 3। 218.5 218 पहले कितनी आ रही थी? तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। क्या लिखोगे? सवाल में गिवन ये इंडी सर नहीं, इंटरेस्ट रेट कैसे पता चलता है? हमारे मुल्क में इकोनॉमिक्स कितने बच्चों ने पढ़ लिया था? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? हुकूमत की पॉलिसी होती है जिसमें वो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह डिटरमाइन करती है। हुकूमत बताती है सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट कितना होगा। ऑनलाइन वालों क्या आप हमारे साथ हैं? चलें सर, बढ़े आगे। बेटा इंटरेस्ट रेट ये एक इंडिकेशन है। अगर मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो आपका डिस्काउंट रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस पॉइंट के आगे लिख भी लो समरी में अपने पास, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट के आगे तो इंक्रीज। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो वैल्यू इन यूज डिक्रीज होगी। आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बताएं कितने लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का शौक है? मैं भाइयों वाला मशवरा दूंगा, अपने स्टॉक मार्केट के 6-8 साल के तजुर्बे की बिना पर। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो तो करना, शॉर्ट टर्म डूबोगे नहीं मिला तो जिंदगी भर ख्वारी के बाद भी ब्रेक इवन पे रहोगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट खास तौर पे हमारे मुल्क की स्टॉक मार्केट चंद लोग चलाते हैं। अच्छा ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस हो गया, हमारे पास भी लोग अप्रोच करते हैं कि सर आप जो है ना अपने बच्चों के ना, हमें जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, आप अपने बच्चों का जो है ना हमारे पास अकाउंट खुलवा दें, सही है, हम आपको कमीशन देंगे। लेकिन सर मैं तजुर्बे क्योंकि सर हमारे मुल्क में 3-4 बड़े बड़े जो अकील करीम डेडी साहब और आरिफ हबीब और ये स्टॉक मार्केट को इनके हाथ में होती है, सही है। किसी भी एक शेयर को पकड़ना, जमा करना आप, और उसको जमा जब कर लेना, आपको बोलना इस शेयर को खरीदो, बहुत पैसा है, आप खरीदेंगे वो बेचेंगे, समझ रहे हैं। तो वो जब एकदम से बेचना शुरू करेंगे, आप खरीदना शुरू करेंगे, आपने खरीदा और आपसे कोई आगे खरीदने के लिए तैयार नहीं है। खैर सर, तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका ताल्लुक स्टॉक मार्केट से, कैसे अभी समझाता हूं। आए सर आए, चले सर आए, अब सुनिएगा सर। पहले आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं स्टॉक मार्केट में, फिर भी आपके अंदर कीड़ा है और आप यकीनन इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि सीए के अंदर कीड़ा होता है, सही है सर। क्रिप्टो तो खैर कुल्लू आराम है, क्रिप्टो के अंदर तो जुए का इम्पैक्ट शामिल है, वो एक अलग। मैं आपको इस्लामिक पॉइंट्स बता देता हूं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उलमा के हिसाब से 4 चीज़ों का ख्याल रखना है। कितनी चीज़ों का? 4।
पहली चीज T+2 डेज। क्या मतलब सर? स्टॉक मार्केट में 2 दिन के बाद सेटलमेंट होती है। आज अगर मैं कोई शेयर खरीदूंगा ना, वो शेयर मेरे नाम पर आएगा 2 दिन के बाद। इस्लाम कहता है जब तक एक चीज आपकी हो नहीं जाती ना, आप उसको बेच, तो आपको अगर शेयर खरीद रहे हैं आज नहीं कर सकते, उसको कहते हैं डे ट्रेड। डे ट्रेड नहीं कर सकते, रखना है 2 दिन के बाद। दूसरी चीज, जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे आप, उसका बिजनेस हलाल हो, सूदी इदारे, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज ना हो। इवन टोबैको कंपनीज भी उसके अंदर नहीं आती। तीसरी चीज, उसकी इंटरेस्ट इनकम, हर कंपनी ने कहीं ना कहीं सूदी इनकम अनफॉर्चुनेटली की हुई होती है, वो लेस देन 5% ऑफ प्रॉफिट हो, लेस देन 5% ऑफ प्रॉफिट हो। चौथी चीज, सर कंपनी के पास फाइनेंसिंग के कितने सोर्सेज होते हैं? 2। बचपन से पढ़ा हुआ है ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस हर वो चीज जो हमारी होती है, या तो हमारे अपने पैसे की होती है कैपिटल, या तो बोला आपकी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसका ब्रेकअप होना चाहिए, उसके अंदर लाइबिलिटी 33% से ज्यादा, सॉरी 33 नहीं 37% से ज्यादा लाइबिलिटी ना हो। अगर 37% या उससे कम है तो आप कर सकते हो। तो हमने कहा लाइबिलिटीज या डेट जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन लाइबिलिटीज 37% या उससे कम हो। अगर इससे ज्यादा हुई तो भी जायज। तो सर अगर इन 4 बातों का ख्याल किया जाए तो अब आपने कहा सर ये मुझे कैसे पता चलेंगे? स्टॉक एक्सचेंज में तो 500 कंपनीज हैं। तो सर मीज़ान बैंक का एक वो है, मीज़ान वालों ने अपनी वर्किंग की हुई, उसको कहते हैं मीज़ान KMI 30 इंडेक्स। ये आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो 500 में से 126 कंपनीज इन्होंने आइडेंटिफाई कर ली जो ये 3 कंडीशंस पूरी करती हैं। अगर आप उनमें करेंगे तो हो जाएगा। और ये जो चौथी कंपनी है, ये चौथी कंडीशन है, ये आपको खुद पूरी करनी है। सही है सर? तो ये चीज़ इंशाल्लाह अगर आप ट्रेड करेंगे तो इसका ख्याल रखें। फिर इनके अंदर भी होता है कि क्योंकि 37% डेट है, सूदी पैसा है, इनके अंदर भी अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि इसमें से इतना प्रॉफिट आपको सदका करना पड़ेगा, ये वो। सही है सर? आपने किया हुआ? जी मैंने किया हुआ है। और मैं हमेशा नुकसान ही, अल्टीमेट नुकसान होता है। कभी आपको लगता है फ़ायदा, लालच। मैंने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की 3,10,000 की और लेके रख दिए। 6 महीने में वो हो गए 3,80,000। मैंने कहा 6 महीने में 17,000 का तो कोई, 3 लाख के ऊपर 17,000 इज़ वेरी गुड परसेंटेज टर्म्स में, वो भी 6 महीने में। मैंने कहा बढ़िया है, फिर लगाते हैं। ज़रूरत आई थी मुझे 380 मैंने निकाले, और फिर कुछ टाइम बाद मैंने 330 लगाए और वो अगले 6 महीने बाद 220 हो गए थे। सही है? तो इसका मतलब क्या है कि सर स्टॉक मार्केट में आपको लालच आती है और एकदम से फिर आपका पैसा वाइप आउट होता है। कहीं एक दफ़ा जब आप आखिरी लालच करेंगे और उसके बाद, लेकिन फिर वही बात कीड़ा होता है। थोड़े दिनों बाद आप बिल्कुल खामोश बैठे, आपने कहा नहीं जाना, दोस्त यार स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चल रही। आए सर आए। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है? लो मार्केट। अब इसको सुनना नौजवानों। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या होती है? इधर देख लेना सर, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? नौजवानों इधर देखो सर, मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ। अब सर एक शेयर जो होता है ना, उसकी 3 तरह की वैल्यूज होती हैं। कितनी तरह की बच्चों? 3 तरह की। कौन सी 3 तरह की? एक हमने कहा फेस वैल्यू, दूसरी हमने कहा मार्केट वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू। तीसरी बुक वैल्यू।
अब सुन लेना, फेस वैल्यू क्या होती है? जिस पे कंपनी शेयर इशू करती है, जो बुक्स में रिकॉर्ड होती है, इस वैल्यू पे वो बुक्स में रिकॉर्ड होती है। सही है सर? एक शेयर 10 रुपए का हमने इशू किया, इसी वैल्यू पे डिविडेंड भी मिलता है। क्या मिलता है? ये सर काजी इंशाल्लाह आपको बताएंगे चेंजेस इन इक्विटी वगैरह में। ये बुक वैल्यू होती है, इसी पे मार्केट वैल्यू, स्टॉक मार्केट वैल्यू, जो मार्केट में वैल्यू चल रही होती है। PSX लिख देते हैं, पाकिस्तान। बुक वैल्यू क्या होती है? जल्दी बताएं, बुक वैल्यू क्या होती है? मैं बताता हूं। बुक वैल्यू इस इक्वेशन से निकलती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, तो ये बुक वैल्यू होती है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसको हम क्या कहते हैं? बुक वैल्यू, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज करें एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। हमने कहा उसके एसेट्स कितने के? किसी ने कहा उसके एसेट्स 500 के, हमने कहा भैया लायबिलिटीज कितने की है? किसी ने कहा यार उसकी लायबिलिटी जो है वो है 400 की। हमने कहा अच्छा भाई, और हमने कहा कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? किसी ने कहा यार उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 80। 100 डिवाइडेड बाई, सॉरी 80 नहीं, हमने उसके नंबर शेयर 8, एग्जांपल दे रहा हूं। 100 डिवाइडेड बाई 8 करो, कितना हो गया? 12.5। हमने कहा फेस वैल्यू 10 है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 20, बुक वैल्यू कितनी है? अब सुनना, ये कॉन्सेप्ट बना रहा हूं सर। वो शेयर जो मार्केट में कितने का मिल रहा है, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से, ये एसेट्स में बैलेंस शीट से उठाए ना, उसकी वैल्यू कितनी बनती है? आपकी कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से अगर एक शेयर की वैल्यू 12.5 है, इन्वेस्टर कितने दे रहा है उसका स्टॉक मार्केट में? 20। इसका मतलब क्या है? इन्वेस्टर आपकी कंपनी पे भरोसा कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कह रहा है इनकी बुक्स के हिसाब से वैल्यू 12.5 है, लेकिन मैं कितनी दे रहा हूं? 20। कितनी दे रहा हूं? 20। वो आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है कि भैया ये कंपनी के अंदर टप्पर ज्यादा है, ये है भले 12.5 के, इनकी औकात कितने की है? 20 वाली। ऐसा ही है, इसको हम कहते हैं हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या मतलब सर? हम कहते हैं अगर मार्केट वैल्यू, इधर देख लो, इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू, तो इसका मतलब होता है हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन्वेस्टर आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहा है। और हमने कहा सर अगर बुक वैल्यू ज्यादा हो मार्केट वैल्यू से तो क्या होगा? इसको हम क्या कहेंगे? लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन्वेस्टर आपकी कंपनी के ऊपर भरोसा, आप कह रहे हो बुक्स के हिसाब से मेरी वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टर कह रहा है नहीं भाई तेरा शेयर में कितने में खरीदूंगा? 10 रुपए में। इसका मतलब है इन्वेस्टर कह रहा है तुम्हारी जितनी औकात बुक्स में आ रही है ना उतनी भी नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये भी इंपेयरमेंट का इंडिकेटर है। लोग तुम पे भरोसा ही नहीं कर रहे। जब भरोसा नहीं करे तो आज नहीं तो कल तुम बंद हो जाओगे। सही है, जब तुम बंद हो जाओगे तो तुम्हारे तो एसेट्स की वैल्यू इन यूज ही नहीं बनेगी। समझे सर? भाई जब एक कंपनी 2 साल बाद बंद हो जाएगी तो उसके एसेट्स अगले 2 साल तक बेनिफिट दे सकते हैं ना, तो वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बट सिलेबस में तो हमें, तो लो मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। इसने कहा अगर ये वाला केस है, कंपनी के इस फॉर्मूले के हिसाब से आप निकालेंगे बुक वैल्यू, अगर वो 12.5 है और इन्वेस्टर आपके 10 रुपए में शेयर्स खरीद रहे हैं मार्केट में, उससे ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे, है ना सर? तो हमने कहा जब लो मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो वो क्या होगी? इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। क्या हम क्लियर हैं? पक्की बात है? बढ़े आगे।
आए सर, आगे बढ़ेंगे। आए सर, आए। लो मार्केट कैपिटलाइजेशन, लो मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब करेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि सर हम एमसीक्यूज साथ साथ करते हैं, कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होते हैं। कितने लोगों ने आईए में एमसीक्यूज किए थे? किसी ने भी नहीं किए थे कि कोर्स में नहीं थे या दिल ही नहीं चाहा? सर बगैर पेपर के सर कर लिए साथ बैठे ये तो सही। तो बहुत भाई याद रखना, एएफसी में तुम जो है ना आते नहीं हो, लाए जाते हो। आईकेएफ ने बहुत स्मार्ट काम किया, पीआरसी भी कर दिया, बोला ये खानदान में आता है, शुरू के 4 पेपर निकाल के चौड़ा होता फिरता है। सीए के 4 पेपर गिरा के आया हूँ। सही है। चले सर, अब आएंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यू में आएंगे सबसे पहले पेज नंबर 8 पे, हैंड आउट पेज नंबर 8। ये आपके पास्ट पेपर में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज हैं। उसमें से जो आखिरी एमसीक्यू आ रहा है इस पेज पर, हैंड आउट पेज नंबर 8, which of the following future cash flows should not be included in the calculation of value of use of an asset? इनकम टैक्स पेमेंट्स, इसको आपने इंक्लूड नहीं करना। अब आए सर, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू आ जाए पेज नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 2। Which two of the following could be an indication that asset may be impaired according to IAS 36 impairment of assets? ऑप्शन है डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। सर मार्केट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होंगे तो क्या इंपेयरमेंट होगी? इंक्रीज होंगे तो होगी, अभी हमने पढ़ा ना। तो बी हो गया इंक्रीज इन मार्केट वैल्यूज ऑफ एसेट्स। क्या ये होता है? यस सर। अगर एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो इंपेयरमेंट होगी या नहीं होगी? डिक्रीज होगी तो होगी। आते हैं डैमेज कॉस्ट टू एसेट। यस सर, ये इंडिकेटर है, एसेट डैमेज हो गया, इंटरनल पढ़ा था ना। और डी मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज दी। यस सर, मैनेजमेंट रीऑर्गेनाइज कर रही है, लक्स और लाइफ बॉय को एक मशीन पे बनाएगी। सही है सर, रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसका सही जवाब क्या है? सी और मार्क एज इंपॉर्टेंट करो, इसको मार्क एज इंपॉर्टेंट करो। एमसीक्यूज में जो मार्क एज इंपॉर्टेंट होंगे इसका मतलब है ये पेपर में आ सकते हैं, आपको आखिरी दिन रिवाइज करने। सवाल नंबर 3, IAS 36 impairment of assets contains a number of examples of internal and external events which may indicate the impairment of an, in accordance with IAS 36, which of the following would definitely not be an indicator of the potential impairment? पहला, an unexpected fall in the market value of the एसेट की मार्केट वैल्यू गिर गई, क्या ये इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट है? यस सर, फेयर वैल्यू कम हो जाएगी। एडवर्स चेंजेस इन दी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, क्या ये इंडिकेटर है? इसने कहा मुझे वो बताओ जो इंडिकेटर a significant change in which an asset is employed, making its software effectively, क्या ये इंडिकेटर है? डी कैरिंग अमाउंट ऑफ एन। चलिए अब देखें, ABC तो नहीं है तो बचा तो डी वही होगा, लेकिन ये समझ में भी हमें आया क्या कह रहा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट बीइंग बिलो दी एंटिटीज मार्केट। अब सुनना सर, मैंने आपको बताया मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय
और अगर मैं आपसे पूछूं कैरिंग अमाउंट क्या होती है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स जो होती है वो होता है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय। अब इधर देख लो नौजवानों, सर नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में कॉमन है ना, नंबर ऑफ शेयर्स दोनों में कॉमन है, तो इसका तो मसला नहीं है। अब अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी और बुक वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन, और अगर बुक वैल्यू ज्यादा होगी और मार्केट वैल्यू कम होगी तो ऐसा ही है। अब इसने क्या कहा, पढ़ो, कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटीज नेट एसेट बीइंग बिलो मार्केट कैपिटलाइजेशन। सुनना, इसने दूसरे अल्फाज में कहा मार्केट वैल्यू 12.5 थी, नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000, ये कितना हो गया 12,500, ये तो 1000 ही थे, मार्केट वैल्यू थी 10, कितना हो गया बुक वैल्यू। तो यही कह रहा है कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटीज नेट एसेट्स बीइंग बिलो, बिलो नीचे है किससे, मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इंपेयरमेंट का इंडिकेटर क्या है, हाई मार्केट या लो, लो। तो हमने कहा हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन इंपेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं है। आर वी क्लियर, क्रिस्टल वाले, पक्की बात है कि हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नॉट एन सर। अभी 2 दिन की छुट्टी है ना, आप 4 दिन, 2 दिन मैं लूंगा और 2 दिन मिस्टर काजी, सही है सर। कोशिश किए कि FR1 के साथ टैक्स को अलाइन रखें, सही है। कितने बच्चे जो कॉस्टिंग भी ले रहे हैं यहाँ से, तो उसके साथ भी कोशिश यही है कि आपको अलाइनमेंट मिले। तो सर अब सुनिएगा टाइम टेबल मेरा बच्चा, क्लास होगी ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे थर्सडे को होगी सुबह 10 से 12, फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे को होगी 3 से 6 और सैटरडे को होगी 3:30 से 5:30। लेकिन ये 3:30 से 5:30 इस हफ्ते थी, अगले हफ्ते से 3 से कर दूंगा मैं इसको, सही है सर। अब 2 दिन मैं लूंगा, मैं आपकी क्लास लूंगा मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे और सैटरडे, मैं लूंगा थर्सडे और सर उमर काजी लेंगे ट्यूसडे और लेकिन इस हफ्ते में लूंगा ट्यूसडे को भी। अच्छा, आपके अगर कुछ दोस्त हो जो कि अभी सोए हुए हो, गांव गए हुए हो, या कुछ ऐसे दोस्त हो जो कि अभी AFC के पर्चे देके फारिग हुए हैं, तो हम इंशाल्लाह एक और बैच शुरू कर लें जिसको हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लासें लेंगे अभी, और उनको फिर आपकी क्लासें होती रहेंगी। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लें ट्यूसडे से एक नया बैच। उस नए बैच में क्या होगा, उस नए बैच के अंदर जो नए बच्चे होंगे जिनकी अकाउंटिंग की बेसिक्स होंगी, उनको मैं अच्छे से ये कॉन्सेप्ट 4-5 घंटे कराऊंगा, दूंगा, और 1-2 क्लासें और लेकर दूंगा, ताकि अगली क्लास से मैं और वो किस पे हो, एक ही पेज पर हो और आपके साथ हो। तो सर अगली क्लास अब कब होगी हमारी, मंगल को, ट्यूसडे को। होमवर्क नहीं लेकर जाओगे, चले मंगल को दूंगा होमवर्क। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में। अल्लाह हाफिज।